हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 पर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मेजर पेपर DSC 4 का सब्जेक्ट यानी मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका DSC 4 का सब्जेक्ट यानी मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपकी 3 यूनिट्स है, जिसमें हम यूनिट 1 और यूनिट 2 को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी यूनिट नंबर 1 और 2 पर वीडियो। आज की जो वीडियो रहने वाली है आपकी, वो रहने वाली है यूनिट नंबर 3 पे, ठीक है, यूनिट नंबर 3 पे, जिसमें हम यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 1 आपका डिस्कस करेंगे यानी विविधता एवं समावेशन की अवधारणा को समझेंगे कि ये क्या होता है और सीखने और संज्ञान के संदर्भ में ये किस प्रकार से संबंधित होता है, मतलब इनसे संबंधित जो अभ्यास होता है, जो प्रैक्टिस होती है, वो किस तरीके से होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम जानेंगे बुद्धि, रचनात्मकता और प्रोत्साहन के संदर्भ में जो बालक होते हैं या जो किशोर होते हैं उनकी क्या विशिष्टताएं होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम जानेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी होते हैं यानी आपके जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके सामने कौन कौन से मुद्दे होते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं और कौन कौन सी संभावनाएं होती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये यूनिट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और सभी चीज़ों को हम आसानी से समझते हुए चलेंगे, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो ये रही आपकी यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि विविधता एवं समावेशन की जो अवधारणा है वो सीखने को और आपके संज्ञान के संदर्भ में किस प्रकार से संबंधित होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विविधता का अर्थ क्या होता है। अगर हम बात करें विविधता की, तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर एक प्रकार से भिन्नता होना, यानी जैसा आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, भिन्नता किसी भी आधार पे हो सकती है। भिन्नता का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में भिन्नता होना, यानी उनमें एक अलग, मतलब वैरायटी होना, मतलब जैसे जैसे भाषा, लिंग, संस्कृति, क्षमता, सामाजिक पृष्ठभूमि, रुचि और सीखने की गति में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। यानी विविधता क्या दर्शाती है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो दूसरे से भिन्न किस प्रकार से है, मतलब अलग कैसे है। वो भाषा के आधार पे भी हो सकता है, लिंग के आधार पे भी हो सकता है, संस्कृति के आधार पे भी आपको भिन्नता देखने को मिल सकती है। जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनकी जो अलग-अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी अलग-अलग संस्कृति से आते हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई मॉडर्न है, तो ये सब क्या है, आपकी सांस्कृतिक भिन्नता होती है, ठीक है, जो आपको सांस्कृतिक रूप से अलग दिखाती है। वैसे ही आपकी जो क्षमता होती है, यानी आपकी जो एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की, पढ़ने की या सीखने की, उसके आधार पे भी आपके भिन्नता देखने को मिलती है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें समय लगता है कुछ भी कोई भी चीज़ को सीखने में या समझने में, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, इसके आधार पे भी हमें भिन्नता देखने को मिलती है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पहाड़ी इलाके से आते हैं, या कई ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़्यादातर हम कह सकते हैं माउंटेन वाले एरिया से आते हैं, या कई ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मतलब यहाँ पे आप ये लगा लो, सामाजिक पृष्ठभूमि का मीनिंग यहाँ पे ये है कि अलग-अलग समाज से या अलग-अलग जगहों से आने वाले जो विद्यार्थी है, उनके बीच में जो भिन्नताएं होती हैं, वही आपकी विविधता कहलाती है। अगर हम बात करें रुचि की, रुचि के आधार पे भिन्नता कैसे होती है, तो कई स्टूडेंट्स होते हैं, कई विद्यार्थी होते हैं, उनको उनकी जो रुचि होती है, उनकी जो इंटरेस्ट होता है किसी भी काम को करने में, आपने देखा होगा अलग-अलग होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पेंटिंग करना बहुत पसंद है, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें डांस करना पसंद है, या जिन्हें बुक पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पे विविधता हमें कई प्रकार से देखने को मिल सकती है, चाहे वो आपकी लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका जेंडर हो, चाहे वो आपकी कल्चर हो, चाहे संस्कृति हो, ठीक है, चाहे वो आपकी क्षमता हो या रुचि हो, या फिर हमारी जो सीखने की जो गति है उसमें भी हमें विविधता देखने को मिलती है। जैसा भी मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी सारी चीज़ों को कैच करते हैं, बहुत जल्दी समझते हैं, और वहीं कुछ और कोई और स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ और ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत देरी से समझते हैं, या बहुत देर में उन्हें जो चीज़ें होती हैं वो सीख पाते हैं।
तो ये था आपका विविधता का अर्थ। अब हम बात करते हैं समावेशन की। समावेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है समावेशन का अर्थ, कि जो भी विद्यार्थी है, विशेषकर भिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों को हमें समान अवसर देने चाहिए और सम्मान देना चाहिए और सहभागिता उन्हें प्रदान करनी चाहिए। समावेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्लासरूम के अंदर देखा होगा। समावेशन मतलब होता है इंक्लूसिव, ठीक है। तो आपने देखा होगा क्लासरूम के अंदर जो बच्चे होते हैं उनमें भिन्नता होती है, यानी अलग अलग बच्चे होते हैं। तो जैसा अभी मैंने विविधता का मतलब बताया आपको, कि जो विविधता है, जो वैरायटी है स्टूडेंट्स की, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पर हो, चाहे आपके जेंडर के आधार पर हो, आपको अलग अलग मतलब देखने को मिलेंगे वहाँ पे क्लासरूम के अंदर। वहीं अगर हम समावेशन की बात करें तो समावेशन जो है ना, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है, यानी इंक्लूसिव का जो मीनिंग है यहाँ पे, वो आपका स्पेशल चाइल्ड से जुड़ा हुआ है। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो विकलांग है, या जो हम कह सकते हैं जिनमें जो शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, यानी फिजिकल एबिलिटी जो है उनके अंदर उसकी कमी है, तो उनको हम विकलांग ना बोल के, दिव्यांग ना बोल के, क्लासरूम के अंदर उनके लिए समावेशन शब्द का उपयोग करा गया है, ठीक है। या हम कह सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का उन्हें नाम दिया गया है, ठीक है। तो स्पेशल चाइल्ड के नाम से हम उन्हें जानते हैं, ताकि अगर हम उन्हें डायरेक्ट विकलांग बोलें या फिर हम कह सकते हैं उन्हें दिव्यांग बोले, तो इससे क्या होता है ना, बच्चों के जो उनका जो इमोशनल जो होता है ना, मतलब उनकी जो भावनात्मक सोच जो होती है ना, उसको इफेक्ट करता है। अगर हम उन्हें विकलांग बोलते हैं या दिव्यांग बोलते हैं, उनके अंदर एक हीनता की भावना आती है, कि वो अपने आप को ना दूसरों से अलग समझने लगते हैं, फिर एक वो नकारात्मक दृष्टिकोण में चले जाते हैं, नकारात्मक वे में चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे विशेष आवश्यकता यानी स्पेशल चाइल्ड के नाम से यहाँ पे बच्चों को जाना जाता है जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते। तो अब हम बात करते हैं समावेशन की। तो समावेशन का मतलब ये है कि क्लासरूम के अंदर कोई अगर आपको स्पेशल चाइल्ड दिखता है, तो हमें उन्हें बराबर के अवसर देने चाहिए, ठीक है। टीचर को बराबर के अवसर देने चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और उनके साथ सहभागिता उन्हें प्रदान करनी चाहिए। यानी उनके साथ साथ उनको किसी भी चीज़ की अगर हेल्प है, या कोई भी चीज़ वो जैसे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, तो शिक्षक को उनकी मदद करनी चाहिए। तो समावेशन का अर्थ यहाँ पे यही हुआ कि शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि सभी बच्चों के साथ साथ वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का भी सम्मान करें, समान अवसर दें उन्हें, ठीक है। तो समावेशन का मतलब ये होता है कि विभिन्न जो आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें बराबर के अवसर देना। उसके बाद है सीखने का प्रभाव। विविध कक्षा में शिक्षक को लचीली शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी सीख सके। समावेशन, आत्मविश्वास, सामाजिक स्वीकृति और बेहतर अधिगम भी इससे बढ़ता है। यानी अगर हम बात करें सीखने का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है समावेशन क्लास में, अगर हम समावेशित कक्षा की बात करें, समावेशित कक्षा की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जैसे मैंने भी आपको बताया, समावेशन कक्षा कौन सी होती है आपकी, समावेशित इंक्लूसिव जो क्लासरूम होते हैं उसके अंदर आपको सभी प्रकार के बच्चे देखने को मिलेंगे, ठीक है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो माइल्ड स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, मतलब जो पूर्ण रूप से विकलांग नहीं होते या दिव्यांग नहीं होते, हम उनको समावेशन उसमें रख सकते हैं, समावेशित क्लास में रख सकते हैं। मतलब जो मतलब शारीरिक रूप से थोड़े से कम मतलब वो है दिव्यांग है, तो उनको हम रख सकते हैं। अब इस दौरान जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो क्लासरूम के अंदर ऐसे अपने टीचिंग मेथड को अपनाएगा जिससे जो क्लासरूम का जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रत्येक विद्यार्थी उससे सीख सके। मतलब यहाँ पे सीखने का प्रभाव पड़ता है समावेशित कक्षा में हर विद्यार्थी पे। तो यहाँ पे शिक्षक को अपना जो टीचिंग मेथड जो है, जो शिक्षण विधियां जो है, उसे फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, लचीली रखना चाहिए, यानी प्रत्येक विद्यार्थी उससे सीख सके। ये नहीं कि आप समावेशित बच्चों को जो आपके क्या हम कह सकते हैं जो स्पेशल चाइल्ड वाले बच्चे हैं, आप उनको नज़रअंदाज करके आप नॉर्मल चाइल्ड्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं और उनको अगर समझ नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होगा, उनकी जो लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, वो अच्छा नहीं होगा जो स्पेशल चाइल्ड होंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सीखने का प्रभाव जो होता है ना विविध कक्षा में, शिक्षक को ऐसी फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड अपनाना चाहिए कि जिससे आपके जो नॉर्मल चाइल्ड है वो भी अच्छे से सीख सके और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो भी अच्छे से सीख सकें। और साथ ही साथ कक्षा के अंदर समावेशन होना चाहिए, यानी सबको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाना चाहिए, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो। इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने टीचिंग मेथड को और अपने टीचिंग प्लान्स को बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है। बच्चों के लिए सबसे पहले टीचर के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर टीचर ही घबराया हुआ है और उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो फिर वो बच्चों को क्या सिखाएगा। तो यहाँ पे समावेशन के साथ साथ बच्चों को आत्मविश्वास सिखाना भी जरूरी है।
ठीक है, तो टीचर के अंदर भी होना चाहिए आत्मविश्वास और साथ के साथ वो बच्चों के अंदर भी डाले कि आप कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके का आत्मविश्वास जो होता है वो आपके सीखने के प्रभाव को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है। ठीक है? और साथ ही साथ सामाजिक स्वीकृति भी इसमें शामिल होती है। तो ये था आपका सीखने का प्रभाव। अब हम बात करते हैं आपके संबंधित अभ्यास की। संबंधित अभ्यास की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि भेदभाव रहित व्यवहार होना चाहिए कक्षा के अंदर टीचर का। ये नहीं कि टीचर जो है वो खुद ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बच्चों को। अ, होता है कई बार ऐसा हमने देखा है क्योंकि क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि बच्चे अलग-अलग संस्कृति से आते हैं, अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो टीचर क्या करता है ज़्यादातर इम्पोर्टेंस उनको देता है जिनका मतलब जिनसे वो क्या होता है कि ज़्यादा उनको लगाव होता है, हम कह सकते हैं जो उसकी खुद की मतलब कल्चर होता है वो उनको ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देता है। तो इससे क्या होता है ना बच्चों के अंदर एक हीनता की भावना आ जाती है। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है संबंधित अभ्यास में क्या बोला गया है पहला पॉइंट कि टीचर को कैसा होना चाहिए, भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए यानी डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेवियर उसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है? तो तभी बच्चे जो होंगे ना वो आसानी से सीख पाएँगे। अब भेदभाव यहाँ पे अलग-अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट है वो बहुत देर से सीख रहा है तो टीचर कई बार क्या करते हैं उस पे ध्यान देना बहुत कम कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही है, नालायक है, इसको हम इस तरीके से कोई बात नहीं चलने दो, इसको जैसे पढ़ रहा है पढ़ने दो। तो ये सब क्या होता है टीचर तो अपना बिहेवियर करके चला जाता है लेकिन जो वहाँ का जो स्टूडेंट होता है, जो विद्यार्थी होता है उसका जो जीवन पे जो सीखने का जो असर होता है ना वो बहुत ये लगा लो लॉन्ग लाइफ टाइम तक उसके ऊपर इसका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर टीचर का बर्ताव भेदभाव वाला रह रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट अपने आप को क्या सोचेगा कि उसके अंदर ही सारी कमियाँ हैं, ठीक है? वो उसको लगने लगेगा कि वो बेहतर नहीं कर सकता, उसमें आत्मविश्वास की कमी आएगी, ठीक है? और वो नई चीज़ों को सीखने में क्या करेगा? घबराएगा, संकोच करेगा। तो इस तरीके के इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए टीचर का जो बिहेवियर होना चाहिए ना, वो एकदम भेदभाव रहित होना चाहिए। साथ ही साथ बहुस्तरीय शिक्षण होना चाहिए, यानी यानी जो आपका बहुस्तरीय शिक्षण का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि अलग-अलग स्तर पर आप किस तरीके से टीचिंग कर सकते हैं। चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम के अंदर आपके आधे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं और आधे बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत देर से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है कि बहुस्तरीय शिक्षण मीन्स कि अलग-अलग जो आपके हम कह सकते हैं जो कैटेगरी है, अलग-अलग स्तर के जो बच्चे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको शिक्षण देना चाहिए बच्चों को। ठीक है? तो तभी क्या होगा सभी बच्चे आसानी से सीख पाएँगे। टीचर को ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अलग-अलग जो स्तर के जो बच्चे होते हैं, उन्हें किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। अब है समूह कार्य। समूह कार्य की बात करें तो यानी आपका ग्रुप लर्निंग में सबसे ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। वो उनके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड अप होता है। वो कैसे होता है कि जब हम ग्रुप के साथ टीम वर्क करते हैं ना, तो हम लोग आपस में क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, संचार कर रहे होते हैं। अब इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जब वो कम्युनिकेट करेंगे आपस में ग्रुप में, समूह कार्य करेंगे, ठीक है? और आपस में वो एक-दूसरे से बातचीत करेंगे, तो उनके अंदर ना अपने आप ही ऑटोमैटिकली आपका आत्मविश्वास जो होगा ना, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और बच्चे एक-दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे तो अपने आप ही कॉन्फिडेंट हो जाएँगे वो, ठीक है? और साथ ही साथ उनके अंदर ना शेयरिंग, केयरिंग और आपका सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, मोरल एजुकेशन इन सारी चीज़ों का भी आपका ग्रुप लर्निंग जो होती है, जो आपके ग्रुप वर्क होते हैं, इनकी वजह से डेवलपमेंट होता है। ठीक है? बहुत सारी चीज़ों को डेवलपमेंट होता है, इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ग्रुप कार्य से, ठीक है? समूह कार्य से। ग्रुप स्टडी भी बोलते हैं हम इसे ग्रुप लर्निंग भी बोलते हैं। तो ये जो होता है ना ग्रुप में जब हम रह के काम करते हैं ना तो हम अपने आसपास के लोगों से किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से बात करनी है, कहाँ पे किसके साथ कोई हेल्प करनी है या किसी से कैसे हेल्प लेनी है। साथ ही साथ मोरल एजुकेशन यहाँ पे बच्चा सीखता है, वैल्यूज़ को सीखता है कि किस तरीके से हमें बात करनी है, कैसा बिहेवियर करना है। तो समूह कार्य भी क्या है बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं और इससे बच्चे का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद है सहायक सामग्री का उपयोग करना, यानी आपके अ टीचिंग टूल्स कह सकते हैं हम या फिर हम कह सकते हैं लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं आपके, जैसे फ्लैश कार्ड हो गया। ज़्यादातर प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी लेवल पे ना आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर अ अ, हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर ना वहाँ पे लर्निंग के थ्रू या कह सकते हैं हम प्ले बाय डूइंग या फिर हम कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। यानी खुद से बच्चे करते हैं सारी चीज़ों को और सिखाया जाता है और अगर हम लर्निंग मटेरियल की बात करें, टीचिंग मटेरियल की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि टीचर ना अपने अकॉर्डिंग बच्चों को देखता है। प्राइमरी लेवल में क्या होता है कि बच्चों को ना ज़्यादातर खेल के थ्रू पढ़ाया जाता है।
अब तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिविटीज़ आ गई हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं आराम से मतलब खेल-खेल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे फ्लैश कार्ड हो गया और आपका पज़ल्स हो गया, ठीक है? और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे चार्ट पेपर्स हो गए, पपेट्स हो गए, हैंड पपेट्स हो गए, फेस मास्क्स हो गए। इन सब से क्या होता है प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें, तो इधर इस लेवल पे क्या होता है कि बच्चे बहुत आसानी से समझ रहे होते हैं। सपोज़ दैट अगर किसी टीचर को कोई स्टोरी समझानी है, तो फेस मास्क का वो यूज़ कर सकती हैं, हैंड पपेट का यूज़ कर सकती हैं, ठीक है? आर्ट एंड क्राफ्ट का यूज़ कर सकती हैं या बोर्ड का या चॉक का भी यूज़ कर सकती हैं। बोर्ड पे एक मतलब इमेज बना के या ड्राइंग बना के। तो सहायक सामग्री का भी उपयोग करके हम स्टूडेंट्स का जो अभ्यास है, उनकी जो प्रैक्टिस है, उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 3 का। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें यूनिट नंबर 3 के, तो चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है कि बुद्धि, रचनात्मकता और प्रोत्साहन, ये तीनों ही आपके बालकों को भी क्या करते हैं, उनकी विशिष्टता को दिखाते हैं और किशोर अवस्था में भी आपके ज़रूरी होते हैं। अगर हम बाल्यावस्था की विशेषता की बात करें, तो बाल्यावस्था में जिज्ञासा, सीखने की तीव्र इच्छा और कल्पना शक्ति और अनुकरण की प्रवृत्ति प्रमुख होती है। यानी अगर हम बात करें चाइल्डहुड की, तो जिसको हम टोडलर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चों के अंदर ना जिज्ञासा बहुत होती है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है। आपने देखा होगा आपके घर में कोई भी छोटा बहन-भाई होगा, तो आप देखा होगा वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि भैया ये ऐसा क्यों है? दीदी ये ऐसा क्यों है? इसको ऐसे करेंगे तो कैसे हो जाएगा? तो जिज्ञासा बच्चों के अंदर ना बहुत ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ को जानने की। वो जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ढूँढना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका जो वातावरण है, किस तरीके से आपका जो आस-पास का एरिया है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं। तो बाल्यावस्था ही एक ऐसी आपकी स्टेज है जहाँ पे बच्चों को ना जिज्ञासा ऑटोमैटिकली उनके मन में उत्पन्न होती है कि वो कितना कुछ ही जान ले, कितना कुछ ही वो पूछ ले। बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। तो अगर हम बात करें बाल्यावस्था की, तो इसमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है और तीव्र सीखने की इच्छा होती है। यानी यहाँ पे जो बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी मतलब सोचते हैं कि हम सब कुछ सीख जाएँ। आप देखोगे कि एक बार जैसे आप कलरिंग करना उन्हें सिखा रहे हैं, बस आप एक बार उन्हें बता दो, उसके बाद तो फिर वो अपने आप ही कर लेते हैं। उसके बाद तो वो मतलब इतनी स्पीड से सीखते हैं ना सारी चीज़ों को, और उनके अंदर खुद से भी होता है, उनकी खुद की इच्छा भी होती है कि वो बहुत अच्छे से सीखें। तो उसके बाद है आपका कल्पना शक्ति और अनुकरण। अगर हम कल्पना शक्ति की बात करें, तो इमेजिनेशन यहाँ पे जो बच्चों की जो होती है ना बाल्यावस्था में, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इमेजिनेशन से बच्चे अपनी ही स्टोरी बनाने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में छोटे बहन-भाई होंगे, तो वो अपने ही काल्पनिक खेल खेलने लगते हैं। यानी अपने आप से जैसे डॉल से खेलना या घर-घर खेलना। तो यहाँ पे जो उनकी कल्पना शक्ति होती है ना, इनका बहुत तेज़ी से विकास होता है बच्चों के अंदर। बाल्यावस्था में। और अगर हम अनुकरण की बात करें, तो अनुकरण यानी कि नकल करना। यहाँ पे इस एज में ना बच्चे नकल करके बहुत सीखते हैं। जैसे अगर पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो वो पापा की नकल करते हैं। जैसे पापा का बैग उठा लिया या पापा का लैपटॉप उठा लिया, वहाँ पे बैठ के खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना अनुकरण भी बहुत ज़्यादा मेन होता है। यानी आप बच्चों के सामने जैसा बिहेव करोगे, बच्चे उसी को देख के ही सीखेंगे, अनुकरण करेंगे, उसकी नकल करेंगे। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो भी बच्चे के आसपास के जो लोग होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके हम कह सकते हैं कोई भी बच्चे के साथ ऐसे रहने वाला मेंबर जो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताता है, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को और उनके आसपास के जितने भी लोग हैं बच्चे के आसपास के, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना बिहेवियर वैसा ही रखें। अच्छा ही बिहेवियर रखें, अच्छे से ही बर्ताव करें, ताकि जो यहाँ पे जो आपके बालक जो हैं, यहाँ पे जो बच्चे जो हैं, वो अनुकरण करके ही सीखते हैं। तो जैसा बिहेवियर वो देखेंगे, वैसे ही वो सीखेंगे। अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था की विशेषता की। किशोर अवस्था में स्वतंत्रता की चाह होती है, पहचान की खोज होती है, भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, तर्कशीलता, सामाजिक स्वीकृतता और इसकी भी अधिक आवश्यकता होती है। यानी अगर हम बात करें किशोर अवस्था की, तो किशोर अवस्था के अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके टीन एजेस होते हैं, एडोलेसेंस की एज में आते-आते, किशोर अवस्था में आते-आते, उनके अंदर एक स्वतंत्रता की चाह होती है। यानी उन्हें अंदर से उन्हें क्या चाहिए होती है, फ्रीडम चाहिए होती है कि आप उन्हें फ्रीडम दे दीजिए, आप उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए। फिर वो क्या करने लगते हैं, उनके अंदर अपनी एक पहचान बनाने की खोज में वो लगे रहते हैं। यानी उन्हें टीनेज में उन्हें पहचान बनाने की जो खोज होती है, पहचान बनाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भावनात्मक परिवर्तन, यानी यहाँ पे आपके इमोशनल चेंजेस जो होते हैं, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद तर्कशीलता की बात करें, तो यहाँ पे लॉजिकली बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवश्यकता होती है, सही-गलत को पहचानने में तर्क की आवश्यकता होती है। उसके बाद सामाजिक स्वीकृति, यानी कि समाज किशोरों को किस प्रकार से देखता है, किस प्रकार से जानता है या समझता है, वो सारी चीज़ें। तो ये थी आपकी किशोर अवस्था की विशेषता। अब हम बात करते हैं बुद्धि की।
बुद्धि की अगर हम बात करें, जिसको हम इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं, तो बुद्धि क्या है कि बुद्धि समस्या को समझने, सीखने, अनुकूलन करने और निर्णय लेने की क्षमता होती है। बच्चों और किशोरों में बुद्धि का विकास पर्यावरण और शिक्षा से ही प्रभावित होता है। यानी अगर हम बात करें बुद्धि की, तो बुद्धि क्या है? कोई भी बुद्धि मीन्स कि आपकी इंटेलिजेंस, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से समझ रहे हैं, किस तरीके से उसे सीख रहे हैं और किस तरीके से उसके साथ अनुकूलन कर रहे हैं, यानी बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं और किस तरीके से आप डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। तो यही आपकी क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। अब यहाँ पे जो आपके जो अभी हमने बात करी बाल्यावस्था की और किशोरावस्था की, तो बच्चों के अंदर और किशोरों के अंदर जो बुद्धि का, यानी आपकी जो इंटेलिजेंस है, उसका जब डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर दो चीजें उसको बहुत प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सबसे पहले नंबर पे आपका एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, और दूसरे नंबर पे आपकी एजुकेशन यानी आपकी शिक्षा। ये दोनों ही किशोरों को और बच्चों की जो बुद्धि होती है उसके डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा क्या करती है? प्रभाव डालती है। अब हम बात करते हैं रचनात्मकता की। अगर हम रचनात्मकता की बात करें, तो ये रचनात्मकता नए, उपयोगी और मौलिक विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यह कला, भाषा, विज्ञान और समस्या समाधान में भी सब में हमें दिखाई देती है। रचनात्मकता यानी आपकी क्रिएटिविटी। अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें, तो ये जो रचनात्मकता जो होती है, वो आपको आपकी कला में देखने को मिल सकती है, आर्ट एंड क्राफ्ट में देखने को मिल सकती है, आपकी भाषा में देखने को मिल सकती है, विज्ञान या किसी भी समस्या को समाधान करते समय आपको ये देखने को मिल सकती है कि आप उसको कितने क्रिएटिव तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी आपकी जो कला है, कला का कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो ड्राइंग का क्षेत्र हो, चाहे वो आपकी स्केचिंग का क्षेत्र हो, किस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी रचनात्मकता को दिखा रहे हैं, तो वही आपकी क्या कहलाती है? रचनात्मकता कहलाती है। अब हम बात करते हैं प्रोत्साहन, जिसको हम मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। तो प्रोत्साहन सीखने की आंतरिक शक्ति होती है। बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणा विद्यार्थियों की उपलब्धता को बढ़ाती है। यानी अगर हम बात करें प्रोत्साहन की, तो प्रोत्साहन क्या है? मोटिवेशन है। मोटिवेशन जो है आपकी, ये सबसे बड़ी ताकत होती है आपकी सीखने में, ठीक है। आंतरिक शक्ति होती है, यानी जो आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रोत्साहन। जब भी आप किसी भी चीज को सीखते हैं, उसके लिए ये लगा लीजिए एक शक्ति के तरीके से काम करता है। आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की हमें इससे प्रेरणा मिलती है और इसकी उपलब्धता भी इससे बढ़ती है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं आपके शैक्षिक महत्व की। अगर हम बात करें शैक्षिक महत्व की, तो इस चैप्टर से हमें समझने को क्या मिलता है कि शिक्षक को उम्र, रुचि, क्षमता और भावनात्मक अवस्था के अनुसार ही शिक्षण देना चाहिए, ताकि बुद्धि, रचनात्मकता और प्रेरणा आपकी विकसित हो सके। यानी यहाँ पे टीचर को समझना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कक्षा के अंदर जो आपके छात्र हैं या विद्यार्थी हैं, उनकी उम्र क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनकी क्षमता क्या है, यानी आपकी एज, इंटरेस्ट और आपकी एबिलिटी और आपकी इमोशनल स्टेज जो होती है, ये तीनों ही चारों जितने भी आपके जो कारक हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं आपके सीखने को। इसलिए टीचर को समझना चाहिए कि किस बच्चे की रुचि किस में है, उसकी क्षमता क्या है और उसकी जो भावनात्मक अवस्था है वो किस तरीके से है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसे क्या देना चाहिए? शिक्षण देना चाहिए, अपनी टीचिंग प्रोसेस को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद है बुद्धि, रचनात्मकता और प्रेरणा, इनसे भी विकसित होता है। तो टीचर को साथ ही साथ आप अपने शिक्षण के अंदर, उसके अंदर क्या करना चाहिए कि बच्चों की जो रचनात्मकता है और जो उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए, ताकि बच्चा प्रभावित हो सके सीखने के लिए। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 का, चैप्टर नंबर 3 के, जिसमें हम जानेंगे आपकी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, मुद्दे और चुनौतियां और संभावनाएं। ठीक है, तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी वे होते हैं जिन्हें सीखने, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक या संवेदी या भाषाई सहायता की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम बात करें स्पेशल चाइल्ड की, यानी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की, तो इनके अंदर इनको किस चीज की जरूरत होती है? ये हमें शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संवेगात्मक रूप से या संवेदी रूप से, या फिर हम कह सकते हैं भाषा के आधार पर इन्हें क्या होती है? एक सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है, और आवश्यकता की जरूरत होती है किसी से। इनको हेल्प के थ्रू ही ये क्या कर पाते हैं? सीख पाते हैं। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, जो व्हील चेयर पे है, और यहाँ पे एक टीचर है जो इनकी मदद कर रही है सीखने में, समझाने में। अब हम बात करते हैं प्रमुख मुद्दे। प्रमुख मुद्दे क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में ना
कई बार हम देरी कर देते हैं पहचानने में कि उनको किस प्रकार की ज़रूरत है। यानी वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, बौद्धिक रूप से कमज़ोर है, किस प्रकार से उन्हें सहायता की ज़रूरत है। तो कई बार ये मुद्दा बनता है कि हम पहचानने में देरी कर देते हैं। पर्याप्त साधनों का अभाव होता है, हमारे पास जो रिसोर्सेज़ होते हैं, उनकी कमी की वजह से भी इनको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है सीखने में। उसके बाद है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, यानी आपके जो टीचर्स हैं, उनके अंदर आपकी जो ट्रेनिंग है, उनके अंदर भी क्या होती है, टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है, सीखने की जो क्षमता होती है, उसमें भी आपको क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। इसके साथ-साथ सामाजिक कलंक और भेदभाव की अगर हम बात करें, तो कई बार ऐसा होता है कि समाज के अंदर कई बार बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। और सामाजिक कलंक की अगर हम बात करें, तो कई बार जो समाज है, वो उस तरीके से बच्चों को क्या करता है, उस तरीके से बच्चों को जो है अ, देख नहीं पाता, ठीक है? तो अगर हम बात करें मुद्दों की, तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान करने में हमें देरी हो सकती है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे पास रिसोर्सेज़ की भी कमी हो सकती है, जिसकी वजह से इनको सीखने में परेशानियाँ आती हैं या देर से सीख पाते हैं। साथ ही साथ जो आपके टीचर्स होते हैं, वो ट्रेंड नहीं होते हैं, ठीक है? स्पेशल चाइल्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए यानी होते हैं, लेकिन आपकी उसमें कमी देखने को मिलती है। यानी टीचर्स होते हैं आपके पास, लेकिन बहुत कम होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं अभिभावकों के सहयोग की कमी, यानी आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर उनका भी जो सहयोग है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब हम बात करते हैं चुनौतियों की। अगर हम चुनौतियों की बात करें, तो सबसे पहले चुनौती क्या आती है कि समावेशी वातावरण बनाना। यानी कक्षा के अंदर समावेशी वातावरण का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उपयुक्त पाठ्यक्रम और मूल्यांकन करना, यानी जो आपकी स्पेशल चाइल्ड है, उनके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस और मूल्यांकन यानी असेसमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत सहायता देना, कक्षा में विविधता का प्रबंधन करना, यानी आपकी जो कक्षा के अंदर विविधता है, उसका मैनेजमेंट करना। तकनीक और सहायक उपकरण की भी उपलब्धता की कमी देखने को हमें यहाँ पे मिलती है। अब हम बात करते हैं संभावनाओं की, तो उचित सहायता, संवेदनशील शिक्षक, समावेशी नीति, समुदाय सहयोग से जो आपके स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं और समाज में भी अपनी वो सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। यानी क्या संभावना यहाँ पे उत्पन्न होती है, अभी तक जो भी हमने समझा उससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम स्पेशल चाइल्ड को एक अच्छे से उनकी सहायता करेंगे, उचित सहायता करेंगे, उन्हें संवेदनशील शिक्षक प्रदान करेंगे, ठीक है? और समावेशी नीति को कक्षा के अंदर लागू करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो आपके स्पेशल चाइल्ड है, उनकी जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो डेवलप होगी और वो भी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर अपनी एक सक्रिय भूमिका निभा पाएँगे। अब हम बात करते हैं शिक्षक की भूमिका की, तो शिक्षक को यहाँ पे टीचिंग के टाइम यानी अपने शिक्षण प्रशिक्षण गति के टाइम शिक्षण विधियों के समय यानी आपकी टीचिंग करते समय कैसा होना चाहिए, शिक्षक को धैर्यवान होना चाहिए, ठीक है? पेशेंस होने चाहिए, शिक्षक के अंदर सहानुभूति होनी चाहिए और सहयोग होना चाहिए। तो प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता को पहचान कर उसके अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, शिक्षण देना चाहिए और रणनीतियां अपनानी चाहिए। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की, तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, अधिगम के सिद्धांत और विविधता एवं समावेशन की जो समझ होती है, वो आधुनिक शिक्षा का आधार होती है। इनकी सहायता से शिक्षक एक ऐसा वातावरण बना सकता है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी सीख सके, सोच सके और आगे बढ़ सके। यानी अगर हम बात करें संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की, तो हमें क्या निष्कर्ष निकल कर आता है कि अगर हम क्लासरूम के अंदर जितने भी आपके अधिगम के जो सिद्धांत हैं, ठीक है? जितने भी आपके टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो विविधता है, जो समावेशन है, उनकी अगर समझ हो आधुनिक शिक्षा के आधार पर, तो टीचर क्या कर सकता है, ऐसा वातावरण बना सकता है क्लासरूम के अंदर जिसके अंदर प्रत्येक जो स्टूडेंट है, वो सीख सके, सोच अपनी विकसित कर सके और आगे बढ़ सके। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी यूनिट नंबर 3, जिसके सभी चैप्टर को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये नोट्स चाहिए हैं, तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएँगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट इंस्टा पेज को भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।